नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में दर्दनाक हादसा। फ्रिस्कुल स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी। आज तय होगी झारखंड में छात्रों की आगे की रणनीति। राज्य सरकार की ओर से परीक्षाएं रद्द करने के नोटिफिकेशन समेत कई अन्य मुद्दों पर छात्र नेताओं की कोर कमेटी की बैठक। इजराइल के सीरिया पर एयर स्ट्राइक। सीरिया बेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती के बाद किया हमला, बताया अपनी सुरक्षा पर खतरा। और गोल्फ टेस्ट में भारत जीत से 6 विकेट दूर। 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 84 रन पर गंवाए 4 विकेट। आज है मैच का अंतिम दिन। सभी समाचार विस्तार के साथ। कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर एक होटल में तड़के करीब 2 बजे आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना में मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए यहां आए थे। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह आजम खान के उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जांच एजेंसी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के अलावा नई दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत की जा रही है। ईडी की टीमें आजम खान से जुड़े ट्रस्ट और उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आज सुबह इन सभी आरोपियों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव समेत 3 निजी व्यक्ति शामिल हैं। एसीबी के मुताबिक मामले में टेंडर शर्तों में कथित हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इस मामले में 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई के बाद मामले में जांच तेज हो गई है। एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और निजी कंपनियों के साथ कथित सांठगांठ से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार की ओर से परीक्षाएं रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद छात्र नेताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने की उनकी मांग तो मान ली, लेकिन न्यायिक जांच से जुड़ी बातें अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की बात कही है, जबकि छात्रों की मांग सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराने की है। हम लोग 26वां दिन से यहाँ डटे हुए हैं, पिछले 26 दिन से। और आज कल जो है सो सरकार के जो हमारी सारी एग्जाम रद्द की गई थी उसका नोटिफिकेशन आई। हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। आज हमारी 10 बजे तक वर्किंग कमेटी का बैठक है, कोर कमेटी का बैठक है। उस बैठक के पश्चात हम लोग आगे की जो भी डिसीजन होगा आप लोग को बताएंगे। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि हमारी कोर टीम आज बैठक करेगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। कल देर रात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है
बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी कोर कमेटी आज बैठेगी, उसके बाद हम लोग अभी आगे की रणनीति के बारे में हम लोगों को बताएंगे। ये समिति का निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा आज समिति हमारी तय कर लेगी। इससे पहले मंगलवार रात झारखंड सरकार ने उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने कल देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वो परीक्षाएं शामिल हैं जो 2014 से जीपीएस और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल ने आयोजित की थी। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे विभिन्न पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। रद्द की गई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी, जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत हो चुकी है और आज इस इन्वेस्टमेंट मीट का दूसरा दिन है। जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और यामानासी के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय चर्चाएं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पर केंद्रित रही हैं। आईआईटी कानपुर, एचबीटीयू कानपुर, आईआईटी बीएचयू, एमएमयूटी गोरखपुर के माध्यम से 2 ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक के लिए ₹50 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पहले ही स्वीकृत करके अवमुक्त की जा चुकी है। हमारा उद्देश्य इस सहयोग को अनुसंधान की सीमाओं से आगे ले जाकर पायलट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के रियल एप्लीकेशन ता कमर्शियल प्रोडक्शन तक ले जाना है। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसोट साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। जापानी निवेश को सुगम बनाने तथा जापानी कंपनियों को भारत में उपलब्ध संभावनाओं से जोड़ने में जेट्रो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ उनके निरंतर सहयोग और सक्रिय सहभागिता की हम विशेष सराहना करते हैं। मैं जेट्रो को आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में और अधिक निकटता से वह कार्य करे। हम राज्य के अधिकाधिक जापानी कंपनियों, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने तथा B2B तथा B2G साझेदारियों को सुदृढ़ करने में
जेट्रो का सहयोग चाहते हैं। मित्रों, जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत में से एक है क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रांग जापानी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करना और जापान को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां यहां फैक्ट्रीज लगाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, R&D, स्किल सेंटर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन का भी निर्माण करें। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है। फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, लेट अस नॉट जस्ट बिल्ड फैक्ट्रीज, let us build the industries of the future. Let the precision of Japan and the potential of UP together build the next global manufacturing story from Uttar Pradesh. Arigato gozaimasu. धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे और वो साफ तौर पर बता रहे थे कि कैसे यूपी में निवेशकों के लिए एक सकारात्मक माहौल है। उन्होंने बताया कि जापान के पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है और उत्तर प्रदेश के पास युवा है, युवा सोच है, वर्कफोर्स है। तो क्यों ना दोनों ही देश आपस में मिलकर के इस इन्वेस्टमेंट को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो काफी गहरे हैं और इन रिश्तों में और भी किस तरह से तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की बात, ग्रीन एनर्जी की बात, इसके साथ सेमीकंडक्टर की बात, ये ऐसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर फोकस करते हुए इस मीट का आयोजन किया जा रहा है। तो यूपी में जापानी निवेश का एक तरह से ये महाकुंभ है और यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का हो रहा है आयोजन। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। 23 अगस्त तक ये आयोजन किया जाएगा। 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ निवेशकों को इसमें ऑन द स्पॉट मंजूरी भी मिलेगी और अपने संबोधन में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह भी रहे थे कि निवेशकों के लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल है। 21 अगस्त को लखनऊ में इसका मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो एक तरह से निवेश का ये महाकुंभ है। यूपी और जापान के मध्य निवेशकों को ऑन द स्पॉट ही मंजूरी मिलेगी। यामानाशी बनाएगी ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर और दोनों प्रोजेक्ट से 10,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। और इतना ही नहीं, YIDA में 3,191 करोड़ के निवेश की बात भी यहां पर सामने आ रही है और प्रोजेक्ट्स से 10,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। सेक्टर 10 में बनेंगी ट्रैक्टर निर्माण इकाइयां। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ट्रैक्टर निर्माण इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। सेक्टर 24 में इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे भी बनाने की बात है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बसेगी जापानी सिटी और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह भी रहे थे कि जापान और उत्तर प्रदेश किस तरह से साझा समन्वय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 500 एकड़ के लिए 7,500 करोड़ रुपए के बजट का यहाँ पर बात सामने आई है और 70% हिस्सा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए होगा और उसमें से जो 30% होगा वो स्कूल और अस्पताल के लिए रखा जाएगा। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारत और जापान के रिश्ते हैं। भारत जापान के बीच बड़ा द्विपक्षीय व्यापार है। 2025-26 में 2.63 लाख करोड़ का व्यापार है। वहीं बीते सालों की बात करें, 2020-21 की बात करें तो यहाँ पर 1.47 लाख करोड़ का व्यापार रहा था। अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ व्यापारिक समझौता और ये जो रिश्ते हैं व्यापारिक तौर पर और भी गहरे हुए हैं। वस्तुओं के अलावा सेवाओं का भी व्यापार भारत और जापान के मध्य में बढ़ा है।
94% वस्तुओं पर शुल्क कम हुआ है। भारत ने 57,813 करोड़ का निर्यात किया है और जापान से कितना हुआ है? 2.05 लाख करोड़ का आयात हमने किया है। भारत के व्यापार में जापान 17वें स्थान पर अपनी जगह रखता है, वहीं जापान के व्यापार में भारत 18वें नंबर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। আমি शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है शिक्षा। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए स्कूलों को 296 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। मिड डे मील का बजट बढ़ाया गया। इस्कॉन के साथ समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। शिक्षा रत्न योजना के तहत वित्तीय सहायता दुगनी की गई। शिक्षा ही लाएगी चेतना, चेतना ही लाएगी नया पश्चिम बंगाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनटीए की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने तैयारियां और भी तेज कर दी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनटीए की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। तो एनटीए के मामले में एक्शन में है सरकार पूरी तरह से नजर आ रही है और वहीं लापरवाहों पर भी गाज गिरती हुई यहां नजर आ रही है। कैसे? ग्राफिक के जरिए कुछ तथ्य आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने समीक्षा बैठक की है और परीक्षाओं के सुचारू संचालन पर कड़े निर्देश भी दिए हैं। एनटीए की जो परीक्षा टीम है उसमें बड़े बदलाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर नई इमारत में शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है और आपको बता दें कि जो बड़े बदलाव हुए उसमें टीम से 600 एक्सपर्ट्स को निकाला गया है, पुराने हटाए गए और नए एक्सपर्ट्स को जोड़ा जा रहा है। 2 से 3 सप्ताह में 20 से 25 नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी, यानी कि नए अधिकारियों को जोड़ा जाएगा और इससे पहले की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार लगातार किस तरह से पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, वो कार्यशैली से साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया है। तो एनटीए का अभेद्य जो सिस्टम है, एक बार उसे भी जानिए कैसे ये अभेद्य सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के लिए 4 यानी कि 4 टियर चेकिंग सिस्टम की बात यहाँ पर की जा रही है। युद्ध स्तर पर नई इमारत में चल रही है शिफ्टिंग, यानी कि अब एनटीए को शिफ्ट किया जाएगा और नई इमारत में इसे शिफ्ट करने के बाद एनटीए दफ्तर अब सीआईएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि सुरक्षा चप्पे चप्पे पर होगी और किसी तरह के लीकेज की कोई संभावना नहीं होगी। एनटीए सुरक्षा प्राइवेट सेक्टर से डोमेन स्पेशलिस्ट की भर्ती की बात भी यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा साइकोमेट्रिक्स विशेषज्ञ भी रखे जाएंगे, यानी कि कैसे विद्यार्थियों के भविष्य को और भी पारदर्शी और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके डिजाइन के लिए भी नए एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाएगा, यानी कि जो एक्सपर्ट्स पहले से हैं उन्हें ये काम अब नहीं दिया जाएगा, बल्कि नए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें जोड़ा जाएगा ताकि छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके और भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, यानी कि इस तरह के जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है एनटीए के माध्यम से, वो पारदर्शी व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जा सके। आइए रुक करते अगली खबर का। आपको बताएं कि देश के कई हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में
अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर बना दबाव लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से आज बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं निचले इलाकों में जलभराव और कृषि क्षेत्रों में पानी भरने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आज भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और रास्तों के बंद होने के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं पर्यटकों को खराब मौसम के दौरान यात्रा से बचने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी है। मौसम विभाग के अनुसार आज असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी कि लगातार हो रही बारिश के चलते इन राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी है। प्रशासन ने निचले और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव से बचने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान के साथ 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद ट्रंप का यह बयान सामने आया है। अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज शिपिंग के लिए खुला हुआ है। इस बीच ब्रिटिश सेना की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमला किया गया। ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें पूरी नहीं करता तब तक ये जलमार्ग फिर से नहीं खुलेगा। ट्रंप ने ईरान के साथ हॉर्मुज के संचालन को लेकर बातचीत कर रहे ओमान पर बमबारी की भी धमकी दे डाली है। ओमान ईरान के साथ जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही का रास्ता निकालने में जुटा हुआ है, जबकि अमेरिका इससे नाराज हो गया है। इजराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी इदलिब प्रांत में अबू दुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई बेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती को रोकने के लिए की गई है। जानकारी के अनुसार 8 हमले एयरबेस के रनवे पर हुए, जिससे नुकसान तो हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं सीरिया ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री असद अल-शिबानी ने इन हमलों को गैर जरूरी उकसावा और सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। खेल की खबरों में पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत को इस मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराना होगा या कम से कम ड्रॉ तो खेलना ही होगा। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आखिरी बार 16 साल पहले दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर भिड़े थे, जब राजपाल सिंह की कप्तानी वाली मेजबान टीम ने 4-1 से जीत दर्ज की थी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त देकर FIH विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। सुनेलिटा टोप्पो, नवनीत कौर, सुशीला चानो, दीपिका लालरेमसियामी और साक्षी रानी ने भारत की ओर से गोल किए और टीम को विश्व कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिला दी। भारत को अब 20 अगस्त को इंग्लैंड से खेलना है, जिसके बाद अगले दौर में पहुंचने वाली टीम का निर्धारण होगा। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलिमोन को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य ने 45 मिनट तक चले मुकाबले में फिलिमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। दूसरे दौर में लक्ष्य का सामना अमेरिका के गैरेट टैन से होगा, जिन्होंने स्विट्जरलैंड के टोबियास क्वेंजी को 21-4, 21-15 से हराया।
वहीं लक्ष्य सेन का आज दूसरे दौर में अमेरिका के गैरेट से मुकाबला होना है। टीम इंडिया गोल्ड टेस्ट जीतने से 6 विकेट दूर है। आज खेल का 5वां और अंतिम दिन है। श्रीलंका ने अब तक 4 विकेट खोकर 105 रन बना लिए हैं। मंगलवार को खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी रोक दिया गया। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।